हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप दैट कि अच्छे ही होगे। वैसे नाइन्थ को खत्म हुए काफी टाइम हो गया और पता नहीं इतने दिनों में क्या किए होगे। सो मैं एज अ फिजिक्स टीचर और एज अ टीचर कुछ कुछ चीजें बताना चाहता स्टार्टिंग में, जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। देख बच्चा, आप लोगों ने नाइन्थ में क्या किया, हालांकि नाइन्थ में काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए थी, बट स्टिल नाइन्थ में आपने क्या किया ये बहुत ज्यादा मैटर अभी टेंथ में नहीं करेगा। बट स्टिल अभी देखो, सारे के सारे लोग ना अभी जीरो पे आ गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग टॉप किए होंगे क्लास में या कर रहे होंगे, बट स्टिल इन द बिगनिंग ऑफ क्लास 10 सारे लोग कहाँ पे आ गए? जीरो पे। अभी सभी लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारे लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर देखना है कि कौन टॉप पे जाता है, ठीक है। आज हम बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे, जिसके अबाउट आपने सुना होगा बट हो सकता है ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने शायद बताया नहीं, मैं फिजिक्स लेने वाला हूँ बच्चा, ठीक है। केमिस्ट्री कोई और लेगा, बायो कोई और लेगा, मैं सिर्फ फिजिक्स लेने वाला हूँ, ठीक है। बट स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक चीजों से करेंगे, ऐसी चीजें जो सुन के अच्छा लगेगा और डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, और फिर फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है पूरे टेंथ में, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना बच्चा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइंस से। अभी सभी लोग जहां जहां बैठे हो सोचो कि साइंस काफी पहले से आ रहा था, आई थिंक फर्स्ट क्लास से आ रहा होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? साइंस एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में कभी सोचा क्या? नहीं सोचा तो थोड़ा बहुत सोचना और फिर देखना कि एग्जैक्टली साइंस क्या होता है, ठीक है। अब सोचने का टाइम मेरे पास नहीं है, लगेगा तो पॉज करके एक बार देखना, अभी मैं रिलेट करता हूं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस से। साइंस से फर्दर डिविजन्स पे जाएंगे, फिर बाकी चीजों पे आएंगे, ठीक है। तो चलो साइंस, सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं। तो साइंस ना बच्चा एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड, और उसका नाम था बच्चा साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। साइंटिया का मतलब था बच्चा नॉलेज। साइंटिया का मतलब क्या था बच्चा? नॉलेज। सो एग्जैक्टली जितने ब्रांचेस, जितने सब्जेक्ट्स बना रहे थे ना, मींस बहुत सारे सब्जेक्ट बनाया जा रहा था स्टार्टिंग में, इनिशियली टाइम पे। तो मैथ से कैलकुलेशन जो भी बेस्ड था उसको मैथमेटिक्स रखा गया, बहुत सारे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, अलग अलग पार्ट्स बने उसी में, जिसमें नॉलेज अबाउट एवरीथिंग व्हिच हैपेंस अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास चीजें हो रही थी बच्चा, वो जो भी नॉलेज की चीजें थी उसको किस में रखा गया? साइंस में। सो साइंस एक लैटिन वर्ड है, बहुत सारे वर्ड होते हैं बच्चा, जैसे हमारा संस्कृत वर्ड है वैसे ही लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं। सो लैटिन वर्ड में साइंटिया था, साइंटिया का मतलब क्या था? नॉलेज। बाद में इसी साइंटिया को किससे रिप्लेस कर दिया गया बच्चा? साइंस से, ठीक है। सो हमारे लिए बहुत अच्छे से अगर डिफाइन करना पड़े साइंस क्या है, सो साइंस इज बेसिक अ सब्जेक्ट which deals with everything which happen around us। फिर से साइंस क्या है बच्चा हमारे लिए? ठीक है, ये तो पता चला कि साइंटिया से डिराइव्ड हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड था, मतलब क्या था उसका? नेचर। बट हमारे लिए अभी साइंस कैसे याद रखेंगे? साइंस इज अ सब्जेक्ट which deals with everything which happen around us, ठीक है बच्चा। देखो फर्दर पता चला होगा सबको कि साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक ले लिया केमिस्ट्री, एक ले लिया बच्चा केमिस्ट्री, दूसरा ले लिया फिजिक्स, दूसरा क्या ले लिया बच्चा? फिजिक्स, और तीसरा ले लिया बायोलॉजी, सही है। अभी ध्यान से देखना क्या सिखा रहा हूं। साइंस के को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चा? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं केमिस्ट्री पे, ज्यादा मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे नहीं बात करने वाला हूं क्योंकि मैं फिजिक्स टीचर हूं, ठीक है। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, किससे डील करता है बच्चा? सो केमिस्ट्री डील करता है, डील्स विद केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स। और किससे डील करता है बच्चा? केमिकल कंपाउंड्स, देयर प्रॉपर्टीज, देन केमिकल इक्वेशन,
ये सभी चीजों को जो जो डील करता है एक्सेट्रा, उसको किस में रखा गया बच्चा? केमिस्ट्री में। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद केमिकल कंपाउंड्स, देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल इक्वेशन। इससे रिलेटेड जो भी होता है उसको किस में रखा गया बच्चा? केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी अगेन क्या है बच्चा? ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस किसको डील करता है? सो डील्स विद living thing and their organisms ध्यान से सुनना। एग्जैक्टली फिर से बता रहा हूं कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद व्हाट? लिविंग थिंग एंड देयर ऑर्गेनिजम्स। मींस हमारे अंदर की जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको कौन डील करता है बच्चा? बायोलॉजी। और इन दोनों को छोड़ के लिविंग थिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपाउंड्स, इसको छोड़ के बाकी जो भी चीजें आती है वो सब किस में आती है? फिजिक्स में। फिजिक्स की तारीफ नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा कि इन लिविंग थिंग देयर ऑर्गेनिज्म को और केमिकल कंपाउंड को छोड़ दे तो बाकी जो भी चीजें होती है सब किस में आती है बच्चा? फिजिक्स में। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चा कि एग्जैक्टली फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, सो हम फिजिक्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स को मैं अलग से कैटेगराइज करके लेके चल रहा हूं बिकॉज हमें पढ़ना क्या है पूरा? सो हमें फिजिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चा फिजिक्स से। ठीक है, ध्यान से देखना है एक एक चीजें। सो आते हैं फिजिक्स पे। बच्चा फिजिक्स के अबाउट सबसे पहला वर्ड कि फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और उसका नाम होता था फ्यूसिस। बच्चा उसका नाम क्या था? फ्यूसिस। PHUSIS। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना, उसका नाम क्या था? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का बच्चा वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर वर्ड में उसका मतलब होता था नेचर। फिजिक्स का मतलब क्या होता था बच्चा? नेचर। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द branch of science which deals with nature, and nature से related एक और term add किया गया and that was called natural phenomena. That was called what? Natural phenomena. ध्यान से देखो, physics is the branch of science, फिर से physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. सो फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। फिजिक्स बच्चा ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसका नाम क्या था? फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब क्या होता था? नेचर। और एक्स्ट्रा टर्म ऐड क्या किया गया? नेचुरल फेनोमेना। क्वेश्चन है कि ये नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, ये नेचर और नेचुरल फेनोमेना किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है? फिर से, ये नेचर और नेचुरल फेनोमेना किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है? तो चलो छोटी छोटी चीजें एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि फिजिक्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 9th क्लास में तो थोड़ा था ही, 10th वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो एक बार स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूं बच्चा, सुनाई दे रहा है? आंसर है हाँ, 9th क्लास में था साउंड। सो मैं बोल रहा हूं सुनाई दे रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ साउंड। कौन एक्सप्लेन करता है बच्चा? फिजिक्स। मैं दिखाई दे रहा हूं? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा हूं। क्यों दिखाई दे रहा हूं? लाइट। कौन एक्सप्लेन करेगा? फिजिक्स। मैं खड़ा हूं बच्चा, क्यों खड़ा हूं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th में। सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी मैं खड़ा हूं, तुम लोग भी बैठे हो, जो भी चीजें हमारे आसपास दिख रही है स्टेबल है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कौन एक्सप्लेन किया? फिजिक्स। सही है। लाइट जल रही है, क्यों जल रही है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन एक्सप्लेन किया? फिजिक्स। फैन चल रहा है, क्यों चल रहा है? लाइट। कौन एक्सप्लेन किया? फिजिक्स। व्हीकल चल रही है, सही है। मेरे शर्ट का कलर क्या है? ये सब कौन एक्सप्लेन करेगा बच्चा? फिजिक्स। और ये एक सिंगल चीज को रिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये सभी चीजें जो भी हमारे घर में आसपास जो भी चीजें दिख रही है, घर बना है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, सब किससे रिलेट करता है बच्चा? नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना से। और उसी को किस में रखा गया है? फिजिक्स में। सो फाइनली पता चला कि फिजिक्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी हमारे आसपास की चीजें होने वाली है सब किसको रिलेट करने वाली है बच्चा? नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना को। और उसको हम किससे डील करने वाले हैं? फिजिक्स से। ठीक है, सो बच्चा फिजिक्स के बारे में पता चला। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। कोई भी पूछेगा व्हाट इज नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, बोल देना जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही है सब के सब किसको डील कर रही है? नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। सही है। सो फिजिक्स के बारे में बेसिक चीजें पता चली। आई होप कि आप लोगों को पता चला होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं बच्चा कि हमें 10th में एग्जैक्टली फिजिक्स के कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किसमें 10th में फिजिक्स के कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलते हैं, फिजिक्स का बच्चा जो सबसे पहला चैप्टर है ना उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या है। सो इलेक्ट्रिसिटी बच्चा इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगा, मतलब चार्ज से स्टार्ट होगा, किससे, चार्ज से स्टार्ट होगा, और जैसे चार्ज भागेगा तो बन जाएगा करंट। क्या बन जाएगा, करंट। फिर देखेंगे करंट किस चीजों में भागता है, तो करंट जिस डिवाइस में भागता है, जिस चीजों में भागता है उसका रेफरेंस लेके कुछ बताया जाएगा, रेजिस्टेंस वगैरह। फिर ओम्स लॉ आएगा, बैटरी आएगा, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आएगा, मींस हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेफरेंसेस, ये सब चीजें आएगी। मतलब इन शॉर्ट देखो क्या आ रहा है, इन शॉर्ट आ रहा है, चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, भाग रहा है, तो क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। सो पर्टिकुलर चार्ज करंट वाले पार्ट को जो डील करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो फिजिक्स में जो सबसे पहला पार्ट आने वाला है, कौन सा पार्ट आने वाला है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या बेसिकली देखने वाले हैं, सो इस इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज देखने वाले हैं, CHARGE चार्ज, देन करंट देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन बेसिक टर्म चार्ज और करंट से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चा। सो पहला चैप्टर का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। अभी दूसरे चैप्टर पे आते हैं बच्चा। दूसरे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बच्चा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो बच्चा इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब करंट को ही हम मैग्नेट की तरह ट्रीट करेंगे। मैग्नेट देखे होंगे ब्लैक कलर का होता है, उसको बार मैग्नेट बोलते हैं, उसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। लेकिन बच्चा ये चैप्टर मैक्सिमम टेम्परेरी मैग्नेट को डेडिकेट करेगा, कि जैसे सपोज एक कंडक्टर है, कोई वायर है, क्या है बच्चा, है वायर है, जैसे इसमें करंट पास होगा ना तो अपने अराउंड एक फील्ड बनाएगा, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और ये कंडक्टर ना जैसे करंट इसमें जाएगा तो मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगा। ये कंडक्टर में जैसे करंट जाएगा ना तो किसके तरह से ट्रीट करेगा, मैग्नेट की तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है। सो हम एग्जैक्टली पूरे चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं बच्चा, मैग्नेट के बारे में सीखेंगे। मैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, उसके हेल्प से हम मोटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर बनाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाएंगे, जनरेटर वगैरह सब, मोटर वगैरह ऑलरेडी डेली लाइफ में देखे होंगे, जनरेटर भी और मोटर भी। ठीक है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेसिक क्या क्या सीखने वाले हैं बच्चा, मैग्नेट सीखने वाले हैं, मैग्नेट के अबाउट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके हेल्प से मोटर कैसे बनाया गया, जनरेटर कैसे बनाया गया, ये सब सीखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, उसका नाम है लाइट, LIGHT, लाइट, जो कि डील करता है इसमें रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली पूरे चैप्टर का नाम ऐसे है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या नाम है बच्चा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या आएगा, मिरर। क्या आएगा बच्चा, मिरर। मिरर कैसे काम करता है, सुबह सुबह उठ के मिरर के पास ही जाते होंगे जनरली, बहुत सारे लोग स्पेक्स लगाते हैं। तो लेंस आएगा बच्चा, कि लेंस क्या होता है, मतलब मेनली ये जो चैप्टर है ना वो दो ही चीज को डेडिकेट करेगा, किसको, मिरर और लेंस को। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीजें आएगी। ठीक है। सो लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत 9th में रिफ्लेक्शन के अबाउट सुना होगा, इसके अबाउट ज्यादा मैं नहीं बताता हूं, सिर्फ ये कि मिरर, लेंस, इसके बारे में इस चैप्टर में बातें की जाएगी। ठीक है। इसके बाद का चैप्टर है बच्चा ह्यूमन आई। क्या है, ह्यूमन आई। सोचो हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ह्यूमन आई। हमारे पूरे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ह्यूमन आई। विदाउट आई हम कुछ कर सकते हैं नहीं। सो एग्जैक्टली इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आई के बारे में सीखने वाले हैं, आई होता क्या है, सही है। डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में सीखने वाले हैं, कि आई में जो भी डिफेक्ट्स होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैसे उसको ठीक करता है। सो डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में सीखने वाले हैं। देन प्रिज्म के बारे में सीखने वाले हैं। प्रिज्म का नाम सुना होगा या लैब में, स्कूल में देखा भी होगा। ठीक है। सो प्रिज्म के बारे में भी देखने वाले हैं। प्रिज्म से रिलेटेड और भी फेनोमेना आएंगे जो कि हम इस चैप्टर को करते समय डिटेल में जाएंगे। ठीक है। सो ये ह्यूमन आई वाला चैप्टर है बच्चा, लाइट से ही रिलेटेड है।
इसीलिए लाइट के जस्ट बाद सिखाया जाता है, ठीक है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। और फिजिक्स का जो सबसे लास्ट चैप्टर है बच्चा, उसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या नाम है? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन अब ये क्या आ गया, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बहुत सिंपल है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी? हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है कि नहीं आती? आती है। कहीं से तो आती होगी, कहीं तो बनता होगा ना। जहां पे बनता है दैट उसको क्या बोलते हैं? उसको थर्मल पावर प्लांट बोल सकते हैं, उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोल सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल सकते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो जनरली इस पूरे चैप्टर में ना हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? सोलर सेल देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चा? सोलर सेल, देन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, देन थर्मल पावर प्लांट देखेंगे, थर्मल पावर प्लांट, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट देखेंगे। ये बहुत सारी चीजें आएंगी जहां जहां से एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके बारे में बच्चा हम देखेंगे, ठीक है। सो एग्जैक्टली पूरे 10th में बच्चा कितना चैप्टर मिला फिजिक्स का? 5 चैप्टर मिला। कौन कौन सा? पहला इलेक्ट्रिसिटी, इसमें चार्ज और करंट के बारे में देखेंगे। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैग्नेट, मोटर, जनरेटर के बहुत देखने वाले हैं। तीसरा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है, जिसमें मिरर और लेंस के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट ह्यूमन आई, जो आई के बारे में बात की जाएगी, डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में बात की जाएगी, प्रिज्म के बारे में बात की जाएगी, और उससे रिलेटेड काफी सारे फेनोमेना आएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो सब। रेनबो की भी बात करेंगे बच्चा, वो क्यों, कौन से चैप्टर में? ह्यूमन आई में, ठीक है। और फिजिक्स का जो सबसे लास्ट चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट what is energy and how the energy is produced। so एनर्जी के प्रोड्यूस करने के लिए हमारे इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिसमें मैंने कुछ नाम दिया है। सोलर सेल है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हुआ बच्चा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? फिजिक्स का। अब आते हैं हम सबसे पहले चैप्टर से, जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। हालांकि थोड़ा मैथमेटिक्स है तो बहुत सारे बच्चे थोड़े डर जाते हैं, बट डोंट वरी, हम जैसे लोग हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो अच्छा फील होगा। सो एक बार चलो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चा इलेक्ट्रिसिटी से। बहुत अच्छा एकदम। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हर चीजों को मैं बेसिक से बता रहा हूं कि एग्जैक्टली कहां से आया। तो बच्चा देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रीक वर्ड था। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड था। उसका नाम था बच्चा इलेक्ट्रॉन। अब वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जो तुम सुने हो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते थे, ELEKTRON। इलेक्ट्रॉन बच्चा एक वहां पे एम्बर जैसा ऑब्जेक्ट था, एक एम्बर ऑब्जेक्ट था। एम्बर मींस क्या? एक लाइक स्टोन था। काफी सारे ज्वेलरी में भी उसको यूज करते थे, और काफी साइनी टाइप का था। उसको क्या, जब रब करते थे ना, उस पर्टिकुलर स्टोन को, जब इस इलेक्ट्रॉन को, इस एम्पर को जब रब करते थे ना, तो रब करते थे तो वहां किसी चीजों को अट्रैक्ट करता था, मतलब चार्ज वाली कुछ प्रॉपर्टीज उसमें आती थी। तो साइनिंग करता था, लाइट करता था। क्या करता था? लाइट। इसीलिए बच्चा उसका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन। और उसी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी का नाम आया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी का कुल मिला जुला के देखें तो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एग्जैक्टली चमक। क्या होता है? चमक। पुराने टाइम में वो जुगनू आता था ना, जुगनू जो जैसे जैसे चलते थे पीछे से स्पार्क आती थी, तो उस जुगनू को भी चमक को, उस जुगनू जैसे चलता था तो उसको, उससे क्या जनरेट होती थी? चमक। वो चमक को बच्चा किससे रिलेट किया गया? इलेक्ट्रिसिटी से। कि इलेक्ट्रिसिटी भाई क्या कर रहा है? चमक। जैसे इलेक्ट्रॉन जो था, पार्टिकल एम्बर, वो क्या था? साइनी सरफेस होता था जिससे चमक जनरेट होती थी। सो इसी इलेक्ट्रॉन के कौन सा नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें देखा गया एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में, कि जुगनू जब जाता था तो पीछे से क्या होता था? वहां पे भी स्पार्क कुछ होता था, तो वहां पे भी क्या आती थी? चमक। सही है। दो स्टोन को जब कोलाइड करते थे बच्चा, जैसे दो स्टोन कोलाइड होता था, तब भी वहां पे क्या जनरेट होता था? चमक। क्या जनरेट होता था? चमक। जैसे क्लाउड, दो क्लाउड कोलाइड होते थे, तब भी वहां पे बच्चा क्या जनरेट होता था? चमक। एंड ऑल these parameters refers to what? Electricity।
ये सब पैरामीटर्स को किससे रिलेट किया गया बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी से। सही है? किससे किससे आया? तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि जुगनू जाता था, जो छोटे छोटे वो कीड़े होते थे, तो पीछे से स्पार्क जनरेट होता था, उसको भी किससे रेफर किया गया? इलेक्ट्रिसिटी। जब दो स्टोन को कोलाइड करते थे तब भी क्या जनरेट होता था बच्चा? स्पार्क। उसको भी किससे रिलेट किया गया? चमक मींस इलेक्ट्रिसिटी। देन क्लाउड्स जब कोलाइड होते थे तब भी क्या जनरेट होता था वहां पे? स्पार्क। और उसको भी किससे रिलेट किया गया? इलेक्ट्रिसिटी। सो इनिशियली इट वाज अज्यूम्ड दैट कि नीचे वाली इलेक्ट्रिसिटी और ऊपर वाली इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग है। इनिशियली इट वाज अज्यूम्ड दैट कि नीचे वाली इलेक्ट्रिसिटी और ऊपर वाली इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? अलग अलग। मतलब जब दो स्टोन को कोलाइड करते हैं तो वहां पे झटका लगता है। जैसे दो स्टोन को कोलाइड करते हैं ना, वहां पे कोई हाथ अगर रखे तो वहां झटका मिलता है। और ऊपर में जब दो स्टोन कोलाइड करते, दो क्लाउड्स कोलाइड करते हैं तो भी झटका मिलता होगा। सो इनिशियली इट वाज अज्यूम्ड दैट कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग है। मींस हमारे स्टोन से या बाकी चीजों से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो अलग है, और जब दो क्लाउड्स कोलाइड होते हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और बच्चा वो इलेक्ट्रिसिटी अलग है। सो उसके कई सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद एक फेमस काइट एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें सुने होंगे या टीवी पे देखे भी होंगे कि एक काइट था। काइट मींस पतंग था, उसके साथ ना एक मेटेलिक की को अटैच कर दिया गया था और उसके स्ट्रिंग को ना नीचे बांध के छोड़ा गया था। सही है? बाद में जैसे रेनी सीजन आया, जैसे बारिश हुई तो स्ट्रिंग जो था वो गीला हो गया, वेट हो गया, तो कंडक्टर की तरह काम किया। जैसे वहां पे क्लाउड्स कोलाइड हुए तो कोलाइड जो कॉलिजन के कॉज से स्पार्क आया, किस पे आया? उस की पे आया जो पतंग के साथ अटैच था, पतंग के साथ था। उसके थ्रू वो स्ट्रिंग जो था, धागा था, उसके थ्रू नीचे आया, और जो थोड़ा पकड़ के रखा था तो पता चला झटका लगा। क्या लगा? झटका। और वो पता चला कि नीचे वाला झटका और ऊपर वाला झटका क्या था? सेम था। इसका मतलब पता चला कि देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी नीचे हो या ऊपर हो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सेम ही है। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सेम है। सो सिंपल वे में इलेक्ट्रिसिटी किसको डिफाइन कर रहा है बच्चा? चार्ज को। इलेक्ट्रिसिटी कहां से डिफाइन हो रहा है? चार्ज से। कुछ भी रब करते हैं तो, कोलाइड करते हैं तो, या फ्लो होता है किसी वायर में तो क्या जाता है बच्चा? चार्ज। क्या जाता है? चार्ज। सो एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में, हमारा एनसीईआरटी बुक बच्चा देखोगे तो चार्ज लिख दिया है और डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट किया है। कहां से? इलेक्ट्रिक करंट। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? करंट के अबाउट जब सिखाते हैं तो बताते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जैसे चार्ज भागता है, जैसे चार्ज भागता है तो क्या बन जाता है? करंट। बट पहले पता तो होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। क्या पता होना चाहिए बच्चा? कि चार्ज होता क्या है। सो हम कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चा अपना लेक्चर? चार्ज से। और चार्ज के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और फिर हम लास्ट में करंट पे जाएंगे। ठीक है? सो ट्यूशन में आए हो तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, सो इसीलिए हम डायरेक्ट बुक पे नहीं जाएंगे, हम कुछ कुछ चीजों, बेसिक चीजों को लेके चलेंगे। इसीलिए हम करंट से बच्चा स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? चार्ज से। ठीक है? सो हम बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज से। CHARZ। इसका सिंबल बच्चा कैपिटल Q या स्मॉल q भी होता है। क्या होता है बच्चा? कैपिटल Q और स्मॉल q। ठीक है? सो चार्ज के बारे में किसी को पता है बच्चा चार्ज होता क्या है? पता है? एवरी ईयर जब मैं पूछता हूं ना बच्चों से कि व्हाट इज चार्ज, क्या पूछता हूं? व्हाट इज चार्ज? सो दे आंसर्ड कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर वन इज प्रोटॉन। बट मैंने कभी ये पूछा ही नहीं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज, मैंने पूछा व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस टॉपिक पे जा रहा है बच्चा? चार्ज पे। भाग कौन रहा है? चार्ज भाग रहा है। सो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, रेदर देन टू नो देयर टाइप्स। हमें पता होना चाहिए क्या? चार्ज क्या होता है। ठीक है? अब मेरे को एक बहुत ही गलत आदत है बच्चा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आता हूं। ठीक है? सो चार्ज अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं रिलेट करता हूं। ठीक है? चार्ज देखने से पहले हम मास देखते हैं। पहले किसको देखते हैं बच्चा? मास। तो मैं चार्ज को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं मास को, जिसको बच्चा स्मॉल m या कैपिटल M से डिनोट करते थे। और आप सारे लोग 9th में ऑलरेडी इसको सीख चुके होंगे। किसको? मास को। फोर्स
और एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ये टॉपिक था जिसका नाम क्या था, मास। क्या नाम था बच्चा, मास। क्वेश्चन व्हाट इज मास, क्वेश्चन इज व्हाट इज मास। थोड़ा सा सोचो और देखो कि मास क्या होता है। मैं हर बार पूछता हूं बच्चा तुम्हारा वेट कितना है, तो सभी बोलते हैं 50 केजी, कोई बोलता है 60 केजी। तुम में से भी मैक्सिमम लोग, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज योर वेट, तो तुम लोग बोलोगे 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी। बट 9th क्लास में सिखाया गया था दैट वेट एंड मास बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। वेट अलग होता है और मास अलग होता है, बट तुम में से मैक्सिमम लोग यही बोलोगे केजी। केजी इज द यूनिट ऑफ मास, वेट नहीं है। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स जिसका यूनिट क्या होता है बच्चा, न्यूटन होता है। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। हम कहां से बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं, मास से। हम किसके अबाउट बात कर रहे हैं, मास, ठीक है। सो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मजा आएगा एकदम। बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। न्यूटन के बारे में बच्चा सुना होगा आप लोगों ने, आंसर है मैक्सिमम लोग बोलेंगे हाँ वो एप्पल वाली स्टोरी सुनी है। अच्छा जाने देते हैं न्यूटन, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो गैलीलियो का नाम सुना है क्या बच्चा, तो बहुत सारे बोलेंगे हाँ शायद सुना है। अरे 9th क्लास में था गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है हम किधर झुक जाते हैं, आगे झुक जाते हैं। जैसे ब्रेक लगता है किधर झुक जाते हैं, सॉरी गाड़ी जैसे आगे जाती है तो हम पीछे झुक जाते हैं, ब्रेक लगता है तो आगे झुक जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें थी किसके अबाउट, इनर्शिया के अबाउट। और वो किसने एक्सप्लेन किया था बच्चा, गैलीलियो ने। सो फोर्स वाले चैप्टर में गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया था, तो गैलीलियो का नाम आप सबने सुना है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा जाने देते हैं उसको भी, थोड़ा और फ्लैशबैक में चलते हैं और एरिस्टोटल के जमाने में आते हैं। किसमें, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बच्चा एक साइंटिस्ट का नाम है, उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। सोचो कितने महान साइंटिस्ट थे कि उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा अबाउट ग्रेविटी, सबसे पहले अबाउट ग्रेविटी किसने स्टेटमेंट दिया था, सो एरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था बच्चा, एरिस्टोटल ने। ध्यान से सुनना, पूरा स्टोरी है, मजा आएगा, मैं रिलेट करूंगा तो, ठीक है। सो एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, एवरी ऑब्जेक्ट falls down towards the earth because it's a natural phenomena, because it's a natural phenomena means जब नेचर ने अर्थ को बनाया, नेचर ने हमें बनाया, नेचर ने जब एनिमल्स को बनाया, तो नेचर ने ये भी बना दिया कि किसी भी चीज को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, नीचे ही आएगी। मीन्स जैसे नेचुरल फेनोमेना एक हमारे पास भी है कि हमारा ग्रो होता है, हमारा बर्थ होता है, फिर हमारा ग्रो होता है, बाद में हम डेथ कर जाते हैं। ऐसे ही होता है, हमारा बर्थ होता है, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो हो जाता है, और एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। क्यों होता है इसका एग्जैक्ट रीजन हमारे साइंस के पास नहीं है, तो हम किस पे छोड़ दिए बच्चा, नेचर पे। हम मान लेते हैं कि ये नेचुरल फेनोमेना है कि जो आया है वो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं कि जब नेचर ने बनाया तो ये भी सब चीजें बना दी गई कि जो आएगा यहाँ पे अर्थ पे वो जाएगा। वैसे ही एरिस्टोटल ने एज्यूम किया कि एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ जस्ट बिकॉज इट्स अ नेचुरल फेनोमेना। सही है, लोगों के पास दिमाग थी, बहुत सारे लोग बहुत सारे समझदार थे, पढ़े लिखे थे, बट समझने की जरूरत नहीं थी क्यों इतना महान साइंटिस्ट बोल रहा है, सो कौन उसको अपोज करेगा। देन कई सालों तक ये चलते रहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, वो नीचे आता है बिकॉज इट्स अ नेचुरल फेनोमेना, बिकॉज इट्स अ नेचुरल फेनोमेना। फिर बहुत सालों के बाद आया गैलीलियो। कौन आया बच्चा, गैलीलियो। बहुत सारे लोग सुने होंगे, टेलीस्कोप बनाए थे। क्या बनाए थे, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से एनालिसिस किया प्लैनेट के मोशन का। जैसा अर्थ भी पता है घूमता है किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो जब प्लैनेट के मोशन के बारे में देखा ना, तो देखा मैक्सिमम प्लैनेट्स अर्थ सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे थे। किसके अराउंड, सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे थे। अब बेचारा टेंशन में आ गया गैलीलियो कि किसी भी प्लैनेट का सन से, देखो प्लैनेट सपोज अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो सन यहां है ना, तो अर्थ ऐसे रिवॉल्व करता है। इसके और इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, सन और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी गोल गोल घूमे जा रहा है। इट मींस
सन अर्थ को पकड़ के रखता होगा किसी इनविजिबल फोर्स से, मतलब वो क्या पकड़ के रखा है, कैसे पकड़ के रखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सो सन क्या कर रहा है, इनविजिबल फोर्स से प्लैनेट्स को पकड़ के रखा है, इसीलिए प्लैनेट्स गोल 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 घूम रहे हैं। किसको एनालाइज हुआ बच्चा, गैलीलियो को। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस गैलीलियो ने सेकेंड टाइम स्टेटमेंट दिया अबाउट ग्रेविटी। गैलीलियो ने सेकेंड टाइम स्टेटमेंट दिया अबाउट ग्रेविटी एंड ही सेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, एवरी ऑब्जेक्ट falls down towards the earth, it cannot be natural phenomena, it cannot be natural phenomena। तुरंत बहुत सारे लोग आगे पकड़ लिए, ऐसे कैसे बोल सकते हो नेचुरल फेनोमेना नहीं है। तो उसने बोला देखो भाई मुझे ये पता है कि ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है। लोगों ने पूछा क्या है, तो उसने बोला कि शायद अर्थ उस ऑब्जेक्ट को पुल करता होगा नीचे, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को पुल करता होगा किधर, नीचे, इसीलिए ऑब्जेक्ट किधर आता है, नीचे। But he was not able to define that pull. He was not able to define that pull कि exactly वो pull क्यों करता है, क्या प्रॉपर्टी है, उसको डिफाइन नहीं कर पाया। पता नहीं ऊपर चले गए या कुछ और रीजन था, but he was not able to explain that pull, that pull। उसके बाद स्टोरी आई बच्चा न्यूटन वाली, गार्डन वाली, कि न्यूटन लेटे हुए थे गार्डन में और एक एप्पल किधर आया, ऊपर से नीचे। फिर न्यूटन ने सोचा, न्यूटन काफी इंस्पायर्ड थे गैलीलियो से, 9th क्लास में सीखे होंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन वाज वेरी इंस्पायर्ड विद व्हाट, गैलीलियो। सो न्यूटन को लगा कि अरे वो ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों आया, ऊपर भी हैंग हो सकता था, ऊपर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों आया, तो शायद सच में अर्थ उसको क्या करता होगा, पुल करता होगा। अर्थ ऑब्जेक्ट को क्या करता होगा, पुल करता होगा, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट किधर आता है, नीचे। सही है। अब उस पुल का कुछ ना कुछ तो नाम रखना था ना बच्चा। फिर से उस पुल का अर्थ जो पुल करता होगा था, उस पुल का कुछ ना कुछ नाम रखना था ना। उसी पुल का नाम रख दिया न्यूटन ने फोर्स। उसी पुल का नाम न्यूटन ने क्या रख दिया बच्चा, फोर्स। तो क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज जस्ट अ कांसेप्ट क्रिएटेड बाय न्यूटन। फोर्स इज जस्ट ए कांसेप्ट क्रिएटेड बाय न्यूटन। सपोज, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने किसी से पूछा, किसी बच्चे से, बच्चा व्हाट इज योर नेम, एंड ही सेड सूरज। मैंने किसी बच्चे से पूछा, बच्चा आपका नाम क्या है, तो उसने बोला सूरज। मैंने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूरज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूरज। तो उसने क्या बोला कि सुबह सुबह जो आता है ना, मीन जो लाइट प्रोवाइड करता है, जो सन है जो लाइट प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, सूरज। मैं बोला नहीं, बिल्कुल गलत है, कि सन में जो लाइट प्रोवाइड करता है वो सूरज नहीं है। मैं सपोज कहीं पे भी किसी भी अपनी क्लास में अगर मैं बोलता हूं ना कि सूरज एक बच्चा है जो 10th क्लास में है, किसी को पता नहीं चलने वाला है सूरज कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। इसका मतलब बच्चा सूरज जो वर्ड है, सूरज जो नाम है, वो उसके कैरेक्टर को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। सूरज जो नाम है वो उसके कैरेक्टर को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सूरज से कुछ भी मीनिंग नहीं है। तो सूरज को गुस्सा आया कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, सूरज का मतलब कुछ भी नहीं है। मैं फिर बोला कि देख बच्चा, ये जो तुम बोला सन जो लाइट प्रोवाइड करता है, ये वर्चुअल मीनिंग से है सूरज का। वर्चुअल मीनिंग किसका है, सूरज का। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सूरज, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सूरज। तो मैंने बताया कि बच्चा सूरज इज जस्ट ए कंसेप्ट, सूरज इज जस्ट ए कंसेप्ट विच इज क्रिएटेड बाय योर मदर एंड फादर ड्यूरिंग योर बर्थ। सूरज इज जस्ट ए कंसेप्ट विच इज क्रिएटेड बाय योर मदर एंड फादर ड्यूरिंग योर बर्थ। आपका जब बर्थ हुआ होगा तो मम्मी और पापा के माइंड में एक नाम आया और उन्होंने नाम क्या रख दिया, सूरज। कुछ और नाम रखा होता तो हम उसी नाम से जानते। तो क्या पता चला बच्चा, सूरज जस्ट एक कंसेप्ट है जो उनके मदर एंड फादर के माइंड में आया और रख दिए। वैसे ही फोर्स इज जस्ट ए कंसेप्ट, फोर्स इज जस्ट ए कंसेप्ट क्रिएटेड बाय न्यूटन। न्यूटन के माइंड में उपजा हुआ एक आइडिया था, एक कंसेप्ट था, और उसी का नाम उसने क्या रख दिया, फोर्स। क्या नाम रख दिया उसने, फोर्स। सो अभी से याद रखना कि फोर्स क्या है,
कि फोर्स एक न्यूटन के माइंड में आया हुआ कंसेप्ट था। अगर न्यूटन ने फोर्स के जगह सूरज रखा होता ना तो हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? सूरज के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सूरज जब अर्थ पे आ गया तो घर वाले स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? भेजते हैं भाई। सही है, क्यों? क्योंकि कुछ सीखे, घर पे भी चीजें सिखाई जाती है, ये मत कर वो मत कर। हमारे सोसाइटी के आसपास के लोग भी सिखाते हैं, बच्चा ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। सब जगह जो लोग होते हैं सिखाते हैं उसको। क्यों? जिस दिन सूरज बड़ा हो जाए उस दिन खुद को डिफाइन कर पाए मैं कौन हूं। इसीलिए उसको स्कूल भेजा जाता है, ट्यूशन भेजा जाता है, घर पे सिखाया जाता है, बिकॉज सूरज को खुद को डिफाइन करना है, नहीं तो सोसाइटी वाले पागल बोलेंगे। वैसे ही न्यूटन ने उस पुल का नाम क्या रख दिया? फोर्स। उस पुल को डिफाइन तो करना था ना, तो जब उस पुल को, उस फोर्स को, तुमने 9th क्लास में बच्चा सिंपल डेफिनेशन सीखा होगा कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। न्यूटन ने उसी पुल का नाम क्या रखा था? फोर्स। बाद में देखा धक्का मारने से भी सेम चीजें हो रही है तो पुश भी रख दिया, कि पुश का नाम भी क्या रख दिया बच्चा? फोर्स। इसीलिए 9th क्लास में क्या सीखे थे? पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब मेन चीजों पे आते हैं फटाफट, कि न्यूटन ने बताया कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, लेकिन उस फोर्स को डिफाइन तो करना था, नहीं तो न्यूटन को लोग पकड़ के मारते कि तुम न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन नहीं कर पाओगे, नामकरण से थोड़ी होता है, उसको डिफाइन भी करना था। तो क्या देखा कि न्यूटन ने सूरज को सपोज यहां से छोड़ते हैं, सेकंड फ्लोर से सूरज को ऊपर से छोड़ते हैं, और एक यहाँ पे नॉर्मल एक पेपर है, पेपर का कुछ ये है, उसको ऊपर से छोड़ते हैं, तो क्या दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे? आंसर है नहीं। सूरज को और इसको दोनों को सेम टाइम पे ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो क्या दोनों सेम टाइम पे जाएंगे? आंसर है नहीं। ये किसको पता चला? न्यूटन को, कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अलग अलग मटेरियल के ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो दोनों सेम टाइम पे नीचे नहीं जाता है। न्यूटन बेचारा टेंशन में कि हो सकता है अर्थ ना देख देख के फोर्स लगाता हो, पार्शियलिटी करता हो, दैट सूरज पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे और बाकी पे कम फोर्स लगाएंगे। सो ऐसा किसको पता चला? न्यूटन को। सही है। सो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने सोचा नहीं मैं ट्राई करता हूं, तो उसने दो स्टोन लिया, एक छोटा और एक बड़ा। फिर से न्यूटन ने दो स्टोन लिया, एक छोटा और एक बड़ा, और दोनों को जोर से फेंका। क्या किया? दोनों को जोर से फेंका। पता है क्या हुआ? एक कम डिस्टेंस गया और एक ज्यादा डिस्टेंस गया। न्यूटन को क्या लगा कि मैंने एकदम इक्वल इक्वल फोर्स लगाया, इक्वल इक्वल पुश किया है, तो दोनों सेम डिस्टेंस जाना चाहिए था, बट दोनों सेम डिस्टेंस गया नहीं। एक पास में गया और एक दूर गया। फिर से एक पास में गया और एक दूर गया। तो न्यूटन को पता चला अच्छा ये जो फोर्स क्वांटिटी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये साइज पे डिपेंड कर रहा है। एक छोटा था और एक क्या था? बड़ा। इसका मतलब वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था। फोर्स जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था बच्चा? क्वांटिटी पे। और उसी क्वांटिटी का नाम न्यूटन ने रख दिया मास। उसी क्वांटिटी का नाम न्यूटन ने क्या रख दिया बच्चा? मास। सो व्हाट इज मास? मास इज ऑल्सो ए कंसेप्ट। मास इज ऑल्सो ए कंसेप्ट। मास के बारे में क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ कंसेप्ट, इट इज ए कंसेप्ट क्रिएटेड। किसने क्रिएट किया बच्चा? न्यूटन ने। क्रिएटेड बाय न्यूटन, क्रिएटेड बाय न्यूटन। क्यों क्रिएट किया? तो एग्जैक्टली टू डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटी, टू डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जब ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन डिफाइन करने चले थे तो एक और क्वांटिटी की जरूरत, एक और नामकरण की जरूरत थी, उसी का नाम क्या रख दिया था? मास। सो मास के बहुत पहला चीज क्या पता चला बच्चा? इट इज ए कंसेप्ट क्रिएटेड बाय न्यूटन टू डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली इट इज ए कंसेप्ट क्रिएटेड बाय न्यूटन भी लिख सकते हैं। और भी बताया गया कि इट इज टोटल क्वांटिटी lie in the object, total quantity lie in the object। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? मास। शॉप पे जाते हो ना, कुछ भी खरीदने जाते हो, बोलते हो 1 kg दे देना, तो 1 kg अंदर क्या होता है? क्वांटिटी होता है। क्या होता है बच्चा? क्वांटिटी। सपोज कोई ऑयल है, तेल का बोतल है, उसमें से तेल कम कर लो, क्वांटिटी कम कर लो, तो मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? मास।
जैसे बलून देखे हो बच्चा, बलून बहुत थोड़ा सा मास होता है, उसे पानी भर दो, पानी जैसे भर दोगे तो मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब तुमने क्या बढ़ाया, क्वांटिटी। क्या बढ़ाया, क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्या बढ़ गया, मास। क्वांटिटी से क्या बढ़ गया, मास। सही है। सो फाइनली मास के बारे में पता चला। इसका एसआई यूनिट भी बच्चा क्या लिखते थे, केजी। हालांकि हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट मैंने क्यों इतना सिखाया अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, सॉरी एसआई यूनिट क्या था बच्चा, इसका केजी। ठीक है। सो मास के बारे में पता चला। मास एक कांसेप्ट था, किसने डिफाइन किया था, न्यूटन ने। क्या था वो मास, टोटल क्वांटिटी लाई इन द ऑब्जेक्ट। इसके बारे में एक और चीज बताई गई बच्चा, मास इज द इंट्रिंसिक, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं आना, अभी अच्छा फील होगा थोड़ी देर में। ठीक है, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इंट्रिंसिक का मतलब खुद की, इंट्रिंसिक का मतलब खुद की। किसी भी ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है, मास, जो कभी भी चेंज नहीं होती है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन है कैसे, तो देखो बच्चा, ये प्लास्टिक का मार्कर है। किसका मार्कर है, प्लास्टिक का। इसको मून पे लेके जाएंगे तो किसी और मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होगा। इस बॉडी की प्रॉपर्टी प्लास्टिक है, तो पानी में डालो, मून पे लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, उसकी खुद की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है खुद की। सो मास इस बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी। सही है। अब चलते हैं चार्ज पे, ध्यान से सुनना। एक मार्कर है, जैसे हमने छोड़ा नीचे आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो। एक मार्कर है, जैसे छोड़ा नीचे आया कि नहीं आया, क्यों नीचे आया। सो मैक्सिमम लोग बच्चा आंसर देखो, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्यों नीचे आया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सोचो, इसी को रब कर रहे, इसी को रब करें। तुम्हारे पास भी पेन होगा घर पे, पीस ऑफ पेपर को पास में रखना, इसको रब करके और छोटे छोटे पेपर के पीस को रखना और उसको पास में लेके जाना। क्या करता है बच्चा, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस समय कैसे, इसको जैसे हमने छोड़ा तो किसके तरह काम किया बच्चा, मास के तरह। लेकिन जैसे रब किया, क्या किया, रब किया, तो कुछ और काम कर रहा है, मतलब मास के जैसे काम नहीं कर रहा है, मास के जैसे काम नहीं कर रहा है। और यही किसको पता चला, कूलम को। यही किसको पता चला, कूलम को, मींस चार्ज को। एग्जैक्टली कूलम ने क्या किया, सुनो बच्चा। कूलम गलती से बैठ के कुछ कर रहे थे ऐसा, अभी लोग ऐसे भी खुजली करते रहते हैं। तो कूलम बाबा जो थे ना, कूलम जो साइंटिस्ट थे, वो कुछ ऐसा प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट था, उसको लेके रब कर रहे थे और सामने ना पीस ऑफ पेपर कुछ रखा हुआ था। जैसे उसको रखे ना ऐसे, तो सारे पीस ऑफ पेपर आके चिपक गए। किससे, मार्कर से। किससे, मार्कर से। जैसे चिपकी, कूलम जी टेंशन में आ गए, यार ऐसे कैसे जाके चिपक गए। इससे पहले तो न्यूटन बाबा ने वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था ना, Gm1m2/r², दो मास के बीच ऑफ फोर्स लगता है। अब इन दोनों का पीस ऑफ पेपर का मास कम था, मार्कर का भी मास क्या था, कम था। कूलम जी टेंशन में कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग नहीं रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगना होता तो रब करने की क्या जरूरत थी, वो तो बिना रब किए हुए भी लग सकता था। फिर से, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो रब करने की क्या जरूरत थी, बिना रब किए हुए लगता। सो कूलम को ऐसा पता चला, किसको, कूलम को, कि ये ऑब्जेक्ट ना एक अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है एक अलग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी अलग कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या रख दिया, चार्ज। किसने, कूलम ने। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यही एक ऑब्जेक्ट है, छोड़ा तो नीचे आया, क्यों, बिकॉज ऑफ मास, फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए बच्चा किधर आया, ऊपर से नीचे। लेकिन जैसे रब किया, ये मास की तरह काम नहीं किया। ये ऑब्जेक्ट अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को शो किया, और उसी दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया, कूलम ने, चार्ज। क्या नाम रख दिया, चार्ज। तो इसके बाद सबसे पहला लाइन, इट इज ए कंसेप्ट, इट इज अ कंसेप्ट क्रिएटेड बाय, कंसेप्ट क्रिएटेड बाय कूलम। कूलम नाम के साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया, और उसी का नाम क्या रख दिया बच्चा, चार्ज। सही है। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है। मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे बिहेव किया बच्चा एज अ टीचर, आप सबके सामने कैसे बिहेव किया एज अ टीचर। सोचो मेरे भाई मिला बाहर तो मैं कैसे बिहेव करूंगा एज अ ब्रदर। मेरे फादर मिले तो एज अ सन। सो ये सन, ब्रदर, टीचर,
सन ब्रदर टीचर किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। ये सन ब्रदर टीचर किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, जो कभी भी चेंज नहीं होगी। ध्यान से सुनना, यही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये सन ब्रदर टीचर किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, जो कभी भी चेंज नहीं होगी। सिचुएशन आने पे अलग अलग एग्जिबिट होगी। सिचुएशन आने पे अलग अलग एग्जिबिट होगी। जब मैं बच्चों के सामने आऊंगा तो कैसे बिहेव करूंगा एज अ टीचर, भाई के सामने जाऊंगा तो एज अ ब्रदर, एंड फादर के सामने जाऊंगा तो एज अ सन। ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। ये सन ब्रदर टीचर जो सिचुएशंस वाइज अलग अलग टाइम पे अलग अलग एग्जिबिट करेगी, लेकिन है तो सब मेरी ही प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये सब इक्विवेलेंट टू ईच अदर है। ये सन ब्रदर टीचर क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट टू ईच अदर है। एक ही तरह की प्रॉपर्टी है, मींस एक ही तरह की अलग अलग प्रॉपर्टी है, जो एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट की है, जो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टी है। सही है। सो इसी ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टी है। एक का नाम न्यूटन ने रख दिया था मास, और कूलम ने इसी का नाम क्या रख दिया बच्चा? चार्ज। इसी का दूसरा नाम क्या रख दिया? चार्ज। और बताया कि मास है तो चार्ज है, और चार्ज है तो मास है। इस ऑब्जेक्ट में अगर मास है तो इस ऑब्जेक्ट में चार्ज भी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे झटका क्यों नहीं लग रहा है? झटका नहीं लग रहा है क्योंकि नेट चार्ज की वैल्यू क्या है? 0, जो आगे हम देखने वाले हैं। लेकिन पता चला, क्या पता चला कि इसी ऑब्जेक्ट की दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसी का नाम क्या रख दिया बच्चा? चार्ज। और एग्जांपल देता हूं, मैग्नेट देखो, जो ब्लैक कलर का मैग्नेट होता है, जैसे उस मैग्नेट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, नीचे आता है कि नहीं आता? आता है भाई, आता है, मैं बता रहा हूं आता है। उस मैग्नेट को जब छोड़ते हैं तो ऊपर से किधर आता है? नीचे। क्यों आता है बच्चा? वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करता। वो कैसे काम करता है? मास के तरह। वो मास के तरह काम करता है, उस पर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, इसीलिए किधर आता है? नीचे। देखो मैग्नेट ही है, लेकिन जब छोड़ा तब कैसे काम किया? मास के तरह। और जैसे किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओ, किसके पास? मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओ तो किसके तरह काम करता है बच्चा? मैग्नेटिक चार्ज के तरह। किसके तरह? मैग्नेटिक चार्ज के तरह। इसका मतलब मैग्नेटिक चार्ज और मास दोनों किसकी प्रॉपर्टी है? उस मैग्नेट की। सो क्या पता चला बच्चा? चार्ज के अबाउट पता चला, इट इज ए कांसेप्ट क्रिएटेड बाय कूलम, और सेम डेफिनेशन आया। ये अगर मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी का, तो चार्ज भी किसका प्रॉपर्टी है? बॉडी का। तो लिखा गया इट इज, चार्ज को डिफाइन किया गया, इट इज द इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब बच्चा खुद की, फिर से बता रहा हूं, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, of the body due to which it experience electric force। इसी के कॉज से बच्चा कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। मास के कॉज से कौन सा फोर्स लगता था बच्चा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और चार्ज की कॉज से क्या लगता है? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका एसआई यूनिट कूलम को ऑनर देने के लिए, इसको ऑनर देने के लिए, कूलम को ऑनर देने के लिए कूलम रख दिया गया, और उसको किससे डिनोट किया गया बच्चा? सी से। किससे डिनोट किया गया? सी से। और लास्ट में एक नोट करके दिखा दे रहा हूं मैं, बताया गया कि मास एंड चार्ज, क्या बोला गया बच्चा? मास एंड चार्ज both are equivalent to each other, both are equivalent to each other। इसका मतलब ये हुआ कि मास और चार्ज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मास और चार्ज एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ हेड है और दूसरा तरफ क्या है? टेल। जब हेड आता है तो हम उसको हेड बोलते हैं, और जब बैक साइड आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। वैसे ही मास और चार्ज किसी एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक दो अलग अलग प्रॉपर्टी है, जिसको क्या बोलते हैं? मास एंड चार्ज। जैसे मैं देखो, मैं दिख रहा हूं, मेरे पास मास भी है और मेरे पास चार्ज भी है। मतलब मास और चार्ज दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग प्रॉपर्टी है। कभी हम उसको मास बोल देते हैं और कभी हम उसको चार्ज बोल देते हैं। सही है। सो फाइनली क्या पता चला कि मास एंड चार्ज बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सही है। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं बच्चा।
मैंने मास के अबाउट सिखाया। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में देखा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। एक एम्बर था, एक स्टोन को जो शाइनिंग टाइप का स्टोन था उसको रिप्रेजेंट करता था। उसको जैसे रब करते थे तो चार्ज हो जाता था वो, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। फाइनली जब मुझे चार्ज डिफाइन करना था तो पहले मैंने मास के अबाउट डिफाइन किया और दोनों को रिलेट किया कि दोनों मास और चार्ज दोनों ना एक ही बॉडी की अलग अलग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग एग्जिबिट होगी। सही है। वैसे ही मैग्नेट का भी एग्जांपल लिया, वैसे ही इस मार्कर का भी एग्जांपल लिया कि जब छोड़ते हैं तो नीचे आता है, कैसे काम करता है बच्चा, मास के तरह, और जैसे रब करते हैं तो कैसे काम करता है बच्चा, चार्ज के तरह। सही है। सो आज के लेक्चर में बहुत ही सिंपल चीजें देखा कि हाउ कैन वी रिलेट मास एंड चार्ज। मास एंड चार्ज बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब इसके बाद वाले लेक्चर में बच्चा चार्ज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में और देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।